brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। शेख हसीना ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए यूएस को जिम्मेदार ठहराया है। उनकी कथित चिट्ठी के हवाले से अब खबर चलने लगी है कि अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाना चाहता था, लेकिन शेख हसीना ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अगर शेख हसीना ये आइलैंड अमेरिका को बनाने देती तो सत्ता में बनी रहती। ये पहली बार है जब शेख हसीना देश के हालात के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को दोषी बता रही हैं। ये इस आशय की खबर आई। इसके पहले वो अमेरिका पर इशारों में इल्ज़ाम लगाती थी। जैसे मई 2024 में हसीना ने दावा किया कि बांग्लादेश को तोड़कर ईसाई मुल्क बनाने की एक साजिश चल रही है। एक गोरी चमड़ी वाले विदेशी ने उन्हें आसानी से चुनाव जीतने का ऑफर दिया था, ऐसा उन्होंने कहा। बदले में वो बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। उस समय शेख हसीना ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन शक की सुई अमेरिका पर ही गई थी। अब आरोप खुल्लम खुल्ला लगाए जा रहे हैं यूएस पर, और चर्चा में एक बार फिर है सेंट मार्टिन आइलैंड। जानकार कहते हैं कि अगर इस आइलैंड पर अमेरिकी मिलिट्री बेस बनता है तो बंगाल की खाड़ी पर सीधे सीधे अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाएगा और ये चीन के लिए खतरे की घंटी होगा, और साथ में भारत के लिए मुश्किल भरा भी। ये हुई अमेरिका की बात। बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर आई है। वहाँ की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं पर हमले के लिए माफ़ी मांगी है। शेख हसीना के देश भागने के बाद देश में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे थे। तो आज के शो में हम जानेंगे कि सेंट मार्टिन आइलैंड की पूरी कहानी क्या है, यूएस यहीं पर मिलिट्री बेस क्यों बनाना चाहता है, और बांग्लादेश की सरकार माफ़ी क्यों मांग रही है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा शेख हसीना के अमेरिका पर लगाए गए आरोपों की। शुरुआत इल्ज़ाम से करते हैं। सबसे पहले खबर 11 अगस्त को इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने सूत्रों के हवाले से चलाई। फिर खबर ये भी चली कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमेरिकी कब्जे वाली बात शेख हसीना की कथित चिट्ठी में भी लिखी थी। दावा किया गया कि ये चिट्ठी शेख हसीना ने देश छोड़ते समय लिखी थी। इन सब खबरों में सेंट मार्टिन आइलैंड केंद्र पर है। सबसे पहले इस बारे में ही जान लेते हैं कि यह आइलैंड कहाँ है। बंगाल की खाड़ी में है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार ज़िले में ज़मीन की एक पतली सी पट्टी समंदर में दाखिल होती है और यहीं पड़ता है टेक्नॉफ का इलाका। तीन ओर से बंगाल की खाड़ी से घिरे इस इलाके को कहते हैं कॉक्स बाजार टेक्नॉफ पेनिनसुला या प्रायद्वीप। ये इलाका बांग्लादेश के सबसे दक्षिण पूर्वी छोर पर एक स्ट्रिप है। लैंड की तीन तरफ से समंदर है। एक तरह से बांग्लादेश यहाँ पे ख़त्म ही हो जाता है और म्यांमार लग जाता है आगे से, लेकिन इस प्रायद्वीप के छोर से 9 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में ज़मीन का एक और टुकड़ा है जो बांग्लादेश की हद में पड़ता है, और यही है सेंट मार्टिन आइलैंड। क्षेत्रफल इसका सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर है, यानी 3 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन ज़मीन तो ज़मीन होती है। भाई भाई लड़ सकते हैं तो देश कैसे पीछे हटेंगे। सो सेंट मार्टिन के लिए म्यांमार और बांग्लादेश भी उलझ चुके हैं। इस वाक़े का जिक्र वैसे हम आगे करेंगे। पहले सेंट मार्टिन आइलैंड की बात करते हैं। यहाँ की आबादी लगभग 7000 है। ज़्यादातर लोग समंदर से मछली पकड़ते हैं। चावल और नारियल की खेती भी होती है, इसलिए इस आइलैंड का एक नाम नारिकेल जंजीरा भी है। जंजीरा इसका मतलब होता है कोकोनट आइलैंड। यहाँ के लोग समुद्र से शैवाल की कटाई भी करते हैं, उन्हें सुखाते हैं और फिर म्यांमार को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों की कमाई का एक बड़ा जरिया टूरिज्म भी है। आइलैंड पर सुंदर बीच हैं। यहाँ के उथले समंदर में कई नायाब मछलियाँ मिलती हैं, कछुए मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ प्राचीन बौद्ध बस्तियाँ और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बनाए गए घर भी हैं, और इन्हीं खूबियों की वजह से इसे पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ भी कहा जाता है, यानी ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा। इतिहास क्या है इसका? हज़ारों साल पहले टेक्नॉफ वाली पट्टी से ये जुड़ा हुआ था, लेकिन ज़मीन ज़्यादा ऊंची नहीं थी। कुछ रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच वाली स्थिति यहाँ भी थी। समय के साथ टेक्नॉफ को सेंट मार्टिन से जोड़ने वाली ज़मीन समंदर में समा गई और इस तरह ये बांग्लादेश के मेनलैंड से अलग हुआ आइलैंड बन गया। 18वीं सदी में अरब व्यापारियों ने इसे पहली बार बसाया। अरबों ने इसका नाम जजीरा रखा, इसका मतलब द्वीप। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों का यहाँ कब्जा होता है। यहाँ से द्वीप को नया नाम मिलता है सेंट मार्टिन आइलैंड। अब यही नाम क्यों आया, इसके पीछे 2 थेरीज बताई जाती हैं। पहली थेरी तो यही है कि अंग्रेज़ों ने इसका नाम सेंट मार्टिन नाम के एक ईसाई पादरी के नाम पर रखा। दूसरी थेरी यह है कि उस ज़माने में चटगांव के डिप्टी कलेक्टर होते थे कोई मार्टिन साहब, और उनके नाम पर आइलैंड का नाम आया। 1947 तक ये आइलैंड ब्रिटिश इंडिया का ही हिस्सा रहा। फिर बंटवारा हुआ और ये द्वीप पाकिस्तान के हिस्से में आया, ईस्ट पाकिस्तान।
साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश हो गया तो द्वीप बांग्लादेश का हो गया, पर म्यांमार भी इस पर अपना दावा जताता रहा। क्यों? क्योंकि ये आइलैंड हो भले बांग्लादेश में, लेकिन बगल में म्यांमार के है। म्यांमार के लोग अक्सर आइलैंड पर अवैध रूप से पहुंच भी जाते थे। कभी यहाँ रहने वाले बांग्लादेशी मछली पकड़ने जाते तो म्यांमार की सेना उन पर हमले करती रही है। टाइमलाइन आप देखिए, 7 अक्टूबर 1998 सेंट मार्टिन तट के पास म्यांमार की सेना ने 5 बांग्लादेशी मछुआरों पर गोली चलाई, हत्या कर दी। 20 अगस्त साल 2000 4 बांग्लादेशी मछुआरों की फिर हत्या होती है। इल्ज़ाम एक बार फिर म्यांमार की फौज पर लगती है। सन 2000 वाले दशक में इतना ये सब बढ़ जाता है कि बांग्लादेश इसे लेकर इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी लेकर चला जाता है, और ये संस्था यूनाइटेड नेशंस के अंडर है। ये समुद्र से जुड़े मामलों का निपटारा करती है। तो साल 2012 में इसने बांग्लादेश के हक में फैसला सुना दिया। इस तरह इस आइलैंड पर बांग्लादेश का पक्ष और मजबूत हुआ। इसके बाद भी ये आइलैंड दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बना रहा। कैसे? 2018 में म्यांमार ने देश का एक नया नक्शा जारी किया। इसमें सेंट मार्टिन आइलैंड को म्यांमार का हिस्सा बताया गया। फिर बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति जताई तो म्यांमार ने कहा कि ऐसा गलती से हो गया। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार हुआ, आप जानते हैं। ये भागकर पड़ोसी देश बांग्लादेश पहुंचे, पर एक समय के बाद सीमा पर रखवाली तेज हुई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेश में अवैध रूप से घुसने के लिए इसी आइलैंड का इस्तेमाल करते रहे। उसके बाद जब लैंड बॉर्डर सील हो गई, वो नाव के सहारे पहले मार्टिन आइलैंड आते हैं, फिर बांग्लादेश चले जाते हैं मेनलैंड। इसके अलावा म्यांमार की मिलिट्री हुंटा इस आइलैंड पर अस्थिरता पैदा करती है, ऐसे इल्ज़ाम भी बांग्लादेश से लगते रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार की हुंटा इस आइलैंड के आसपास अपने जहाज़ भेजती रहती है, जिससे इलाके में टेंशन रहती है। पर बात सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं है। यह आइलैंड बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में भी चर्चा का विषय रहा है। शेख हसीना ने पहले कई बार विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी पर इल्जाम लगाया कि वो अमेरिका को यह आइलैंड बेचना चाहती है ताकि उन्हें चुनाव में समर्थन मिले, पर अमेरिका हमेशा ऐसे दावों का खंडन करता रहा है। साल 2003 में बांग्लादेश में तत्कालीन अमेरिकी दूत मैरियन पीटर्स ने कहा था कि अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड्स पर कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बनाना चाहता, न ही अमेरिका को इसमें कोई दिलचस्पी भी है। फिर हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा हमने शुरू में बताया, शेख हसीना ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका यहाँ मिलिट्री बेस बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो अमेरिका ने देश में तख्ता पलट करा दिया। कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशंस की डेफिनेशन। अब यूएस ने तो इस पर कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है, लेकिन जैसे ही मामला तूल पकड़ने लगा तो शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय की प्रतिक्रिया आ गई। उन्होंने दावा कर दिया कि शेख हसीना ने अमेरिका से दबाव वाली बात कही ही नहीं है। सजीब बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से अवामी लीग और शेख हसीना पर लगातार बयान दे रहे हैं। कई बार उनके नए बयान पिछले बयानों से मेल खाते नहीं भी दिखे। उदाहरण के लिए उन्होंने तख्ता पलट के बाद कहा था कि शेख हसीना की बांग्लादेश में कभी वापसी नहीं होगी, राजनीति में नहीं आएंगी। इस बयान के 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि अवामी लीग के बिना बांग्लादेश का भविष्य सुरक्षित नहीं है, शेख हसीना की वापसी ज़रूर होगी। इसलिए सजीब के खंडन के बाद भी सवाल तो बने हुए हैं। इसलिए हमने जानकारों का रुख किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर संजय भारद्वाज से पूछा कि क्या वाकई तख्ता पलट के पीछे अमेरिका की साजिश है। सेंट मार्टिन आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाने वाली बात में कितना दम दिखता है, ये भी पूछा था। अमेरिका ने किया, अमेरिका की वजह से हुआ, ये कोई बात इसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। कू होने का जो सबसे प्राइमरी जो कारण हुआ, जो इंटरनल एक एंग्विश था, स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कमेटी थी, जो छात्रों ने जो प्रदर्शन किया, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि वो कोटा सिस्टम हो, इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, बहुत सारे विषय थे जिसकी वजह से छात्र एकजुट हुए और शेख हसीना की सरकार के खिलाफ खड़े हुए। जहां तक आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये बात कोई नई नहीं है कि जब शेख हसीना ने इस तरीके की बयानबाजी की थी, विषय उठाया था 2-3 महीने पहले भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था। उसमें भी ये बात आई थी कि उन्होंने इंडिकेट किया था कि एक वाइट मैन है जो हमसे बे ऑफ बंगाल में सेंट मार्टिन आइलैंड में एक एयर बेस का डिमांड कर रहे हैं, जो कि हमने मना कर दिया। देखिए, अमेरिका का बे ऑफ बंगाल रीजन में बहुत अपना एक जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है और काफी समय से वो प्रयास कर रहे हैं कि बंगाल में की खाड़ी में एक अच्छा मजबूत एक अपना अड्डा उनका हो।
उसके दो कारण महत्वपूर्ण जो विशेषकर आज के दिन है, वो पहला है कि वो बांग्लादेश या बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन रीजन जो पूरा क्षेत्र है, इसको जो वाइडर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसमें, उस फोल्ड में इन स्टेट्स को लेने की बात चल रही है। दूसरा जो पहलू है कि जो बढ़ते हुए चाइना का जो प्रभाव है बे ऑफ बंगाल में, उसमें कई प्रोजेक्ट्स चाइना लेके आया है। एक कई कई वर्षों से अमेरिका कोशिश कर रहा था कि जो जो बांग्लादेश है या ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें अपनी प्रेजेंस बढ़ाए। और उसी कड़ी में मुझे लगता है कि जो व्हाइट वैन को जो इंडिकेट कर रहे हैं, तो अमेरिका की तरफ ही इंडिकेशन है साफ साफ। अभी उन्होंने अपने बयान में कहा भी कि अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड पे बेस चाहता था, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यांमार के नजदीक है और बिल्कुल सदर्न पार्ट जो नॉक है साउथ बांग्लादेश का, उस पर वो वहां पर स्थित है, एंड पॉइंट है बांग्लादेश का। तो वो बे ऑफ बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में या मलक्का स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में या म्यांमार, इन सब के हिसाब से सेंट मार्टिन बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका अगर वहां पे बेस बनाता है, एयर बेस बनाता है, तो उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है इंडियन ओशियन में, बे ऑफ बंगाल में। उसको शेख हसीना ने मना कर दिया। तो ये एक नाराजगी का बहुत बड़ा कारण बना हुआ था। और कई तरीके के स्टेटमेंट्स दिए। अब अमेरिका डेमोक्रेसी को इशू को लेके या ह्यूमन राइट्स इशू को लेके भी उनको उन पे दबाव बना रहा था, वीजा सैंक्शंस भी लगाए। तो अच्छे संबंध नहीं थे। हो सकता है कि जो डोमेस्टिक जो अपहेवल्स हुआ, जो डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसमें एक्सटर्नल पावर्स ने भी अपनी भूमिका निभाई। अमेरिका को यहाँ मिलिट्री बेस बनाकर फायदा क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में अमेरिका का सीधा प्रभाव होगा। साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में चीन अपना दबदबा बढ़ा रहा है। जानकार कहते हैं कि अगर अमेरिका यहाँ मिलिट्री बेस बना लेता है तो वो यहाँ से सीधे चीन को काउंटर कर सकेगा। हमने जानकारों से पूछा कि अमेरिका को यहाँ मिलिट्री बेस बनाकर क्या फ़ायदा होगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये भारत के लिए चिंता की बात होगी? अगर अमेरिका के संदर्भ में देखते हैं तो सीधे सीधे दो फायदे जो अमेरिका इसमें तलाश कर रहा है। जो अमेरिका का लार्जर जो इमर्जिंग इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, जिसमें एक्सटर्नल पावर्स का जो इंडियन ओशन में प्रभाव है उसको मिनिमाइज करने का अमेरिका का स्ट्रेटेजी है। और उसमें कोशिश भी कर रहा है कि जितने भी कंट्रीज उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को ज्वाइन करते हैं तो वो स्वागत है। दूसरा कि कुछ एक बात आई थी और चीन ने उसको एक तरीके से धमकाया था बांग्लादेश को, कि एक प्रपोजल था कि बांग्लादेश क्वाड में भी शामिल हो जाए, जो जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका है, उसका भी मेंबर बन जाए। लेकिन उस बात को भी रूल आउट किया था। तो अमेरिका एक तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में बांग्लादेश और स्मॉल स्टेट्स को लाना चाहता है। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी भी चाइना से जुड़ी हुई है, चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है, जो रिविजनिस्ट एटीट्यूड है, उससे कंसर्न है। तो निश्चित रूप से जो बे ऑफ बंगाल के जो देश हैं, जिसमें म्यांमार और बांग्लादेश, इसमें चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को भी वो लिमिटेड करना चाहते हैं, सीमित रखना चाहते हैं। ये दो प्राइम कारण है। जहां तक भारत की बात है, निश्चित रूप से भारत देखिए अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखता है। भारत की हमेशा एक पॉलिसी रही है कि जो साउथ एशिया रीजन है, उसमें चाहे वो इंडियन ओशन हो, चाहे बे ऑफ बंगाल हो, या उसके अरबियन सी की तरफ, कि एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का जितना मिनिमम प्रेजेंस होगा भारत की सुरक्षा के लिए, वो अच्छी बात है। तो भारत हमेशा कंसर्न रहता है, कॉन्शियस रहता है कि एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, उनका कोई मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस नहीं हो। भारत ने स्ट्रांगली हबन टोटा पोर्ट्स की भी बात आई तो उस पर अपना रिजर्वेशन रखा। जब ग्वादर पोर्ट बना उसमें भी भारत का अपना रिजर्वेशन है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी भारत का रिजर्वेशन है, सॉवरेनिटीज का इशू है। जब वो बांग्लादेश में सोनादिया डीप सी पोर्ट बनाना चाहते तो भारत का भी उस वक्त भी रिजर्वेशन था। तो निश्चित रूप से भारत एक रेस्पॉन्सिबल रीजनल पावर्स है और उसमें नहीं चाहते कि इसमें एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का प्रेजेंस हो। जब सिएटो एंड सेंटो 1954-55 में जब साइन हुआ था, तब भी जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का विरोध किया था और कहा था कि आपने कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स को साउथ एशिया में लेके आया। तो भारत चाहता है कि जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की जो कॉम्पिटिशन्स हैं उससे ये क्षेत्र दूर रहे और भारत का अपना एक प्राइमेसी रहे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके या पीस एंड स्टेबिलिटी को लेके या बाकी जो खतरे हैं सुरक्षा के हैं उनको सबको लेके। तो भारत निश्चित रूप से किसी भी पावर का यहाँ पर प्रेजेंस
नहीं चाहते। सेंट मार्टिन आइलैंड्स वाला चैप्टर यहीं तक। अब बांग्लादेश से जुड़ा दूसरा अपडेट जानते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं पर हमलों के लिए अब माफी मांग ली है। दरअसल शेख हसीना के देश से भागने के बाद हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले हुए थे। इस पर भारत और अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे एम सखावत हुसैन ने सरकार की तरफ से माफ़ी मांगी है। कहा है कि हम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में असफल रहे। उन्होंने देश की बहुसंख्यक आबादी से अल्पसंख्यकों की हिफाजत करने को भी कहा है। साथ ही अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इस मसले पर हिंदू छात्र नेताओं से मिलने वाले हैं। हमने जानकारों से पूछा, कहा जा रहा था कि शेख हसीना के जाने के बाद देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं रहेंगे, लेकिन अंतरिम सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम दिख रहे हैं। बांग्लादेश में आगे हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों का भविष्य कैसा दिखता है? देखिए, दो बातें आप साफ साफ है। पहली बात कि मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों व्यक्ति का नाम लिया, मोहम्मद यूनुस हैं या जो होम मिनिस्टर सखावत हैं, उनको दोनों को मैं जानता हूं और दोनों ही लिबरल, प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव माइंडसेट के हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, खासकर हिंदू कम्युनिटी या मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, उनको किसी तरीके की कोई आंच आए। लेकिन जो माहौल बांग्लादेश में बना और जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मुझे लगता है जो फंडामेंटलिस्ट ताकतें थी उनको अपना काम करने का मौका मिल गया और उनमें जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन था वो हिंदू कम्युनिटी थी, जो हिंदू काउंसलर्स को मार दिया, जो एक संगीतकार हैं राहुल आनंद, उसके घर को वेंडलाइज कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान की सभी मूर्तियों को तोड़ दिया। साथ ही साथ जो उनका अपना रेजिडेंस था 32 धनमंडी, उसको भी वेंडलाइज कर दिया। वो जितनी भी एक सिंबॉलिक जो इमारतें थी जो 1971 की याद को ताजा रखती थी या जो उनका इंक्लूसिव बंगाली कल्चर है उसको ताजा रखती थी, उन सबको वेंडलाइज कर दिया और उनको तोड़ दिया। साथ ही साथ जो मॉडरेट मुस्लिम्स और हिंदू माइनॉरिटीज है उन पे वायलेंट अटैक हुआ, कई लोगों की हत्या भी कर दी गई। तो ये इस सरकार के फॉर्मेशन के समय में हुआ। अब चूंकि सरकार बन चुकी है और इसमें मोहम्मद यूनुस एक तरीके से मॉडरेट और प्रोग्रेसिव विचार के हैं, पॉवर्टी एलिवेशन और विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, प्रो वेस्ट माइंडसेट के हैं और सखावत भी काफी कुछ हद तक पॉजिटिव है। आर्मी में रहे हैं लेकिन वो बहुत बड़े एकेडमिशियन है। वो दिल्ली में भी 1 महीना अपना रिसर्च का काम करके गए, जवाहरलाल नेहरू में वो यूनिवर्सिटी में रहे थे, तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। तो वो सकारात्मक, और मुझे लगता है इन दोनों को अगर ठीक से इनके बीच कोऑर्डिनेशन रहता है और हार्डलाइनर्स का बहुत ज्यादा दबाव नहीं रहता है, तो जो अधिकारों का और माइनॉरिटी कम्युनिटीज की बात है उनको ठीक रखा जाएगा और भारत के साथ भी संबंध अच्छे होने के आसार है। क्योंकि जो विदेश मंत्री हैं वो भी भारत में, जो अभी इंटरिम सरकार के, उन्होंने भी भारत में अपनी एक लंबी सेवाएं दी हैं, कलकत्ता में रहे हैं, तो सकारात्मक हो सकता है। जहां तक लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्सेज या अवामी लीग की बात है तो ये एक लंबा टाइम है, इसमें देखते हैं बांग्लादेश में कितनी स्थिरता आती है और कितना भारत और अवामी लीग अपने अपने पैर मजबूत कर पाता है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी इजराइल से है। इजराइल ने 10 अगस्त को फिलिस्तीन के एक स्कूल पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में करीब 100 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये स्कूल गाजा शहर में विस्थापित लोगों का एक ठिकाना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे जाने वाले लोगों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। हमला उस दौरान हुआ जब स्कूल में रह रहे लोग सुबह की नमाज पढ़ रहे थे। अल ताबिन नाम का ये स्कूल फिलिस्तीन के दराज ज़िले में था। वहीं इजरायली मिलिट्री ने यह दावा किया कि उसने हमास के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर हमला किया था। उनका दावा है कि उस स्कूल में हमास के 20 आतंकवादी और कमांडर छुपे हुए थे। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे का मंजर कुछ ऐसा था कि बहुत से लोगों को अपने रिश्तेदारों की लाशें तक नहीं मिली। शरीर के हिस्से अलग अलग होकर बिखर गए थे। लाशों को पहचानना नामुमकिन था। इसके पहले भी इजराइल ने कई दफ़े स्कूलों को यह कहते हुए निशाना बनाया है कि वो स्कूल जो थे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे हमास के। अगला अपडेट रूस यूक्रेन युद्ध से है। ये जो अपडेट है वो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके चलते कुछ दब सा गया था। 6 अगस्त को टैंक्स और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के साथ तकरीबन 1000 यूक्रेनी सैनिक रूसी बॉर्डर के अंदर दाखिल हुए। 1 दशक से चल रहे तनाव में ये शायद पहली बार था जब यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर हमला किया। कहा जा सकता है कि यूक्रेन ने रूस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए। वैसे इस स्ट्राइक का आकार सर्जिकल नहीं था, व्यापक था। खबरों के मुताबिक कर्स्क इलाके में यूक्रेनी सैनिक तकरीबन 30 किलोमीटर तक अंदर आए और फिर कुछ पीछे भी हटे। वैसे कर्स्क शहर पर अभी तक के
इनका कब्जा नहीं है, वो रूस के पास ही है। इस हमले ने मॉस्को को चौंकाया है। रूसी फौज को अपना रिजर्व तलब करना पड़ा है। आसपास के क्षेत्रों को भी खाली कराया गया है। इस पर पुतिन और जेलेंस्की ने क्या क्या कहा, आप सुन लीजिए। Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. І сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен – тиск на агресора. आज की आखिरी सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने मिडिल ईस्ट में तनाव को देखते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ एक परमाणु पनडुब्बी को भी भेजने का फैसला किया है। यह आदेश हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर मेंबर्स के कत्ल के बाद बढ़ते तनाव के बीच आया है। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये की 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी। हमले के बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी और ईरान ने इस हत्या के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि इजराइल ने जिम्मेदारी नहीं ली। इसके साथ ही इजराइल द्वारा बेरूत पर किए गए हमले में लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की हत्या ने मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया था। ये था आज का दुनियादारी। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात अगले रोज़ होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया। शुभ रात्रि।